मैं अभी NHI में 5 करोड़ पेड़ लगा रहा हूं। अभी काफी पेड़ों को 1 लाख पेड़ अभी ट्रांसप्लांट किए। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है ये गुड़गांव के पास, तो उसको हमने 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। अभी वो पालकी मार्ग बना रहे, सब जगह ट्रांसप्लांट किए। अभी बद्रीनाथ केदारनाथ में 4 धाम है, वहां भी मैंने कहा नहीं पेड़ नहीं काटना, मैं भी हूं। अभी हमने 80 रुपए का एक पेड़ 3 मीटर हाइट का और 75 लाख पेड़ खरीदी की है राजमुंद्री से, आंध्र प्रदेश से। और हम लोग पूरे रोड को ग्रीन कर रहे हैं और मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, मैं बिल्कुल उसके बारे में संवेदनशील हूं। तो निश्चित रूप से हमें इकोनॉमी भी चाहिए और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी चाहिए, दोनों के बीच में समन्वय करना पड़ेगा। तो आज स्वाभाविक रूप से हमें प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन में कम करना चाहिए। अभी हमारी ट्रांसपोर्ट की अगले महीने सब मंत्रियों की मीटिंग है, मैंने 2 सुझाव देने वाला हूं। एक कि गाड़ी का हॉर्न जो होता है इतना साउंड पोल्यूशन करता है, बांसुरी बजे, माउथ ऑर्गन बजे, कोई मंजूर स्वर आए जगाने के लिए, तो मैंने कहा ये साउंड उसको कान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मैं गंगा में था बिहार में, मैंने पटना को 5-6 हजार करोड़ दिए। कितने प्रोजेक्ट दिए मैंने पूरे गंगा को शुद्ध करने के लिए, 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। काली नदी हो, मुझे नाम मालूम नहीं, ज्यादा उत्तर भारत में कम घुमाऊं। कानपुर में एक फाफामऊ नाला है, वो नाले में भी देखा मैं, सब काला पानी ऐसा बड़े, इसमें पूरा गंगा में जा रहा था। हमने सब गंगा में पहली बार पिछले साल जब कुंभ हुआ तो सभी साधु सन्यासियों ने मोदी जी को और मुझे आशीर्वाद दिया कि पहली बार लोग गंगा का पानी पी रहे थे। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि पानी हमारी दूसरी समस्या है, प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और साउंड पोल्यूशन से देश को मुक्ति देना, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में सवाल ही नहीं उठता, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पर इकोनॉमी को भी डेवलप करना चाहिए। तो इसमें जैसे मैंने कहा, ये तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है पानी है। और मैं अभी अचानक जब उठ रहा था तो मैं शहनवाज जी को भी बता रहा था कि एक परसों मेरे घर पर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री आए थे, तो मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था। तो मैंने 48 रिवर्स का नदी जोड़ प्रकल्प तैयार किया। वो काफी दिनों में चर्चा हो रही थी, मैंने उसको पूरा एक जगह लाया और 18 DPR बनाए। और उसमें एक उसका पार्ट नहीं, पर एक इंपॉर्टेंट है जो बिहार और उत्तर प्रदेश में का बाढ़ में हजारों करोड़ का नुकसान होता है। इसका कारण ऐसा है कि नेपाल से नदियां निकलती है, तो एक पंचेश्वर धरण है, और वो जो धरण है वो अगर बना है डैम, तो वहां 6,000 मेगावाट बिजली तैयार होती है। तो मैंने उनको समझाया कि आपको 2,500 मेगावाट लगती है, अभी ऑलरेडी आपके पास है, हम आपको ये धरण बनाकर आप कुछ मत करिए, सब खर्चा भारत सरकार करेगी, हम पैसा लाएंगे। आप एक बार ये प्रपोजल वाटर रिसोर्स मंत्री करके मैंने उस समय लिया था, आप बिजली जो है, बाकी बिजली हम बेचेंगे और ये बहुत खर्चा है, इसको 40,000 करोड़ रुपए लगते हैं। तो यहां अगर बन जाएगा तो नेचुरली गंडक से लेकर गंगा से लेकर सब नदियों में बाढ़ वो एकदम कंट्रोल हो जाएगा। और वो अगर कंट्रोल हो गया तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में नुकसान नहीं होगा। तो अभी एक कल्पना है, जैसे हमारे पास पावर ग्रिड है, हमारे पास रोड का NHI का ग्रिड है। अभी हम लोग ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, नए हाईवे बना रहे हैं। अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 7-8 घंटे लगते हैं, हम 2 घंटे में लेके जाएंगे 4 महीने के बाद। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। मैं पटना का भी बना रहा हूं, पटना का भी है, बात हुई है, उसके ऊपर भी काम शुरू हुआ है। हम 26 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, ऐसे रोड ऐसे ऐसे घूम के सीधे बना रहे हैं, तो नेचुरल रोड डिस्टेंस कम होगा। तो मेरा आपको यही कहना है, जैसे वाटर ग्रिड हमारे पास नहीं है, रास्ते का पावर ग्रिड है, रोड ग्रिड है, पर वाटर ग्रिड नहीं है। बिहार में बरसात आती है, बहुत बरसात आती है, तो वहां बाढ़ आता है, तो यूपी में सूखा पड़ता है। यूपी में पानी आता है तो बिहार में सूखा पड़ता है, दोनों में पानी आता है तो राजस्थान पानी पानी करता है। तो हमने ये कहा कि क्या इज इट पॉसिबल, ये बहुत बड़ा प्लान है, इसके ऊपर अलग एक कार्यक्रम रखिए आप।
एक रीजन का पानी, एक बेसिन का पानी दूसरे बेसिन में ले जाना। अभी केन बेतवा आई, अब एक कितना बड़ा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश बहुत ही सूखाग्रस्त है, एक इससे बुंदेलखंड हरा हो जाएगा। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि पानी में बहुत काम करने की जरूरत है। जहां इरिगेशन है, आप भाग्यवान है, बिहार में आपको हमारे यहाँ 450-500 फीट पानी नहीं लगता। तो हम क्या कर रहे हैं, नदी नालों का डिपनिंग कर रहे हैं और मिट्टी निकालते हैं और पानी कंजर्वेशन करते हैं। हमने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और अभी मैं कोई इतना विद्वान नहीं हूं, तो मुझे 2 डिलीट मिली, और दोनों डिलीट जो मिली है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, एक पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला और दूसरा शिरडी के पास महाराष्ट्र में गवर्नमेंट के विद्यापीठ है, मान्य शासनमान बड़े राहुरी महात्मा फुले एग्रीकल्चर, दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चर साइंस के लिए मुझे डिलीट दी, क्योंकि एग्रीकल्चर मेरी पैशन है, मैं उसी में काम करता हूं। तो अब ये ड्रोन्स आ गए। अब आपको पता, तो इतनी सिंपल बात है कि हमने नैनो यूरिया बनाया, नैनो मिश्र खत बनाया। अब यूरिया जब 1 एकड़ गन्ने में लगता है तो 4 बोरे लगता है, तो फेंकते हैं, तो 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है। अब नैनो यूरिया एक बोरा जो 50 किलो का, उसके ऊपर एक 500 ml की बोतल आप बिहार में शुरू करिए। अब वो जो ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे तो 75% प्लांट को जाएगा और 25% वेस्ट होगा, तो 4 के बजाय 2 ही बोरे लगेंगे, 2 ही बोतल लगेगी। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। मिश्र खत भी आए, ऑर्गेनिक खेती के लिए भी जो दवाई ऐसी मारी जाएगी। तो अब मैं कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमें लोगों तक ले जानी है, और इसलिए आज स्वाभाविक रूप से ऐसे एक एक क्षेत्र है कि जहां हमें इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, रोजगार की निर्मित करनी है, रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, और पावर में अब हमको ग्रीन पावर में जाना है। हमारी जो पावर है वो केवल 40% अब सोलर से आती है। मैं नागपुर में मैंने एक हॉल बनाया, ऐसा इतना ही बड़ा हॉल है, 2500 लोग बैठते हैं, और ऊपर में पूरा सोलर लगा दिया, एयर कंडीशन हॉल है। तो 80 कार्यक्रम की बिजली नहीं लगती, फोकट में होते हैं, क्योंकि जो बिजली तैयार होती है उससे एयर कंडीशन और सब बिजली उसी से आती है। अब आने वाले समय में सब सोलर में काफी हुआ है, तो हमको ये 60%, क्योंकि कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से हमको सोलर पावर बढ़ानी है। जगह पड़ी है, रूफटॉप सोलर है, फैक्ट्री के ऊपर, घर के ऊपर सब लोग लगा रहे, अब पंप आ रहा है। और सोलर के साथ साथ हाइड्रो पावर को भी बढ़ाना होगा। न्यूक्लियर पावर के लिए भी अभी यूरेनियम हमारे यहाँ मिला है, थेरियम हमारे पास है। अभी जियो थर्मल पावर में हम लद्दाख लेह में काम कर रहे हैं, और पर्यायनीय कुछ दिनों तक हमको पोल्यूशन की चिंता करते हुए, कम होते हुए कोल पे भी पावर तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट पावर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और इसलिए वाटर पावर ट्रांसपोर्ट एंड हमने कम्युनिकेशन में क्रांति हो गई, 5G आ रहा है। ये एक एक सब्जेक्ट जो है वो 1-1 घंटे का है। अब सब गांवों तक इंटरनेट जा रहा है, ये एक नई दुनिया है। तो आने वाले समय में इंटरनेट पर डिजिटल स्कूल चलेगी। ऐसे टीवी पर मैं दिख रहा हूं, ऐसे स्कूल में होगा, और एक अच्छा टीचर भाषण देगा और 1000 बच्चे उसको देखेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, वो जवाब देगा। ये आने वाला है। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इकोनॉमी को सुदृढ़ करते हैं, एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल, इसके बीच में जो हमारी विशेष रूप से अर्बन और रूरल में जो गैप है, इसको कम करके हमें एक समतोल विकास की तरफ जाना पड़ेगा। और वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ देश को आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध संपन्न करना होगा, और देश को हमारी जो मैंने कहा इतिहास, विरासत, संस्कृति, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, जो संस्कार हमको मिले हैं, उसके आधार पर भारतीय नागरिक को सुसंस्कारित और सुशिक्षित करके और ज्ञान विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके उसको सामर्थ्यवान बनाना होगा। आज आपको पता है कि पूरे दुनिया में हमारी चर्चा क्यों है? क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड के सब देशों में हैं। मुझे जापान के प्रधानमंत्री ने एक बार पूछा, मिस्टर गडकरी कैन यू टेल मी, बोला क्या बात है सर?
पर ये जो आपके देश में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इनके शरीर में इनके दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? इतने होशियार कैसे हैं? अवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सपोज टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि विज्ञान, तंत्र विज्ञान को भी आगे डेवलप करना है। स्टार्टअप में हमें नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना है और उधर इंपोर्ट को बचाना है, प्रदूषण को कम करना है और स्वदेशी के आधार पर, स्वावलंबन के आधार पर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को अबाधित रखते हुए हमें आगे हमारे देश की भविष्य की नीतियों के बारे में सोचकर काम करना होगा। मैं अक्सर आखिर में एक बात कहूँगा कि मैं बहुत बार कहता हूँ, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। हम आंखें दान कर सकते हैं पर जीवन दृष्टि दान नहीं कर सकते। द लैक ऑफ अप्रोप्रिएट विजन इज a बिग प्रॉब्लम। तो पीपल लाइक यू, वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट्स कि कौन से क्षेत्र में क्या करना चाहिए और उसके आधार पर भविष्य के देश की निर्मित अगर होगी तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर भारत तो बनेंगे ही, पर विश्व की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे। वो ताकत हमारे देश में है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन, और हम वी विल बी द रिच नेशन विथ ए रिच पॉपुलेशन। कठिन है पर असंभव नहीं है। इसके आधार पर और अनेक क्षेत्रों का विचार करके भविष्य की योजना बनानी पड़ेगी और उससे ही हमारा सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।